उन मास्टर जी ने कहा, कौन, किसके बारे में पूछ रहे थे आप? उनका आपको ही कह रहा था भूप सिंह जी। और मास्टर जी ने कहा, नहीं मेरा नाम भूप सिंह नहीं है, मेरा नाम विजय सिंह पथिक है। क्या नाम है? और साधु सीताराम दास ने कहा कि भेष न छिपे भस्म लगाया, भेष न छिपे भस्म लगाया। यदि कोई चेहरे पे राख लगा ले तो इसे वास्तविकता छुपती। आप नाम बदल लोगे तो क्या वास्तविकता बदल जाएगी? मैं जानता हूं आपका नाम भूप सिंह, आपका नाम विजय सिंह पथिक, पर वास्तव में उनका नाम भूप सिंह ही था। वो क्रांतिकारी थे, अंग्रेजों द्वारा पकड़े गए थे। अंग्रेजों ने पकड़ के उनको अजमेर की एक जेल में बंद किया था, टोडगढ़। कौन सी जेल में? और टोडगढ़ जेल तोड़ के फरार हो गए थे भूप सिंह। फरार होने के बाद उनको लगा अब क्या किया जाए, वापस अंग्रेज नाम पकड़ ले, इसलिए नाम बदल के कर लिया था विजय सिंह पथिक। क्या कर लिया? जेल में रहे तो दाढ़ी वाड़ी बढ़ गई, तो कटाई नहीं, वैसे वैसे पड़ी रहने दी अपने। और चित्तौड़गढ़ में जाके स्कूल खोल ली, बच्चों को पढ़ाने लग गए। मेरी तरफ मत देखो, आप लगता है अच्छा। दाढ़ी भी है, पढ़ाता भी है, और शकल से लगता तो अपराधी है। पक्का जेल वेल तोड़ के आया होगा कहीं से। नहीं, मेरी बात नहीं है, ये भूप सिंह जी की बात है। किसकी बात है? जैसे एक कर हुआ करता था उस टाइम में, सिंगोटी। कौन सा होता था? यदि कोई सींग वाले पशु खरीदेगा या सींग वाले पशु बेचेगा तो कर लगेगा। जो किसान गाय भैंस खरीद के लाएगा तो कर लगेगा, गाय भैंस बेचेगा तो कर लगेगा। मान लो कोई किसान ना तो गाय भैंस खरीदे ना ही गाय भैंस बेचे, तो क्या उस पर कर लग सकता है? अच्छा, एक कर होता था जाजम। क्या होता? यदि कोई किसान जमीन खरीदेगा या जमीन बेचेगा, उस पर जो टैक्स लगेगा वो कौन सा था? आज भी लगता है। आज भी सरकार रजिस्ट्री के पैसे लेती है, अलग से लेती है। तो वो पहले भी होता था जाजम। पर मान लो मैं मेरे जीवन में ना तो जमीन खरीदूं ना जीवन में जमीन बेचूं, तो क्या मेरे पे टैक्स लग सकता है? एक जैसे टैक्स था खींचड़ी। कौन सा था? यदि कभी राजा आपके गांव में आ गया तो राजा को खाना खिलाने के लिए सब गांव वाले पैसे देंगे। उस पैसे क्या, उस टैक्स को क्या बोला करते हैं? खींचड़ी। पर राजा गांव में कब आएगा भाई? कभी कभी नहीं, कभी नहीं आता। आज लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, हम इतने सारे लोग बैठे क्लास में। मुझे बताओ, जो गांव के बच्चे हैं, शहर में तो हो सकता है फिर भी कभी हुआ हो, जो गांव के बच्चे हैं उनके गांव में कभी मुख्यमंत्री जी रुके हुए हैं क्या? 75 साल में अपने किसी भी गांव में मुख्यमंत्री जी एक रात भी नहीं रुके हुए, कोई भी मुख्यमंत्री। तो पहले भी यही था। तो हम फिर भी मान लो कभी कभार रुक गए, मान लो आज आपने गांव में मुख्यमंत्री जी आ गए, तो अब तो क्या लोगों के पास पैसे हो गए, तो जिसके घर पे आ गए वही खाना खिला देगा। वरना पहले, आज के 20-25 साल पहले तक गांव के अंदर चंदा करते, बड़ा नेता आना बड़ा होता और होता, गांव वाले सब चंदा करते। आजकल तो क्या सरपंच साहब के पास खूब सारे पैसे होते हैं। नरेगा है ना, एक योजना होती है नरेगा ना। तो मामला बैठ जाता, तो सरपंच साहब अपने हिसाब से कर लेते हैं मैटर। वरना पहले गांव में इकट्ठा करते थे, रुपए इकट्ठे करके फिर किसी की व्यवस्था क्या करते, तो वो जो टैक्स होता। तो कई प्रकार के तो 84 में से कर रहे जो कभी लगते नहीं थे। पर एक टैक्स था जो हमेशा लगता था, वो था भू राजस्व। कौन सा था? क्योंकि लोगों की इकोनॉमी का मुख्य साधन खेती था, और खेती पे जो टैक्स लगता वो कौन सा था? भू राजस्व। कोई टाइम में अपने यहाँ पे भू राजस्व की जो रेट हुआ करती थी, वो मान लो रेट हुआ करती थी 1/6। कितनी थी? 1/6 का मतलब है, यदि मेरे 60 क्विंटल बाजरा हुआ, कितना बाजरा हुआ, तो 1/6 मतलब 10 राजा लेगा। 10 कौन लेगा? 60 हुआ मेरे, 60 में 6 को डिवाइड कर दो, 6 से डिवाइड कर दो, कितना हो गया? 10। अब धीरे धीरे उसको बढ़ाना शुरू कर दिया। जैसे बाद में राजाओं का 1/6 में पारनी पड़ेगी, 1/5 दो। यदि मेरे 60 क्विंटल बाजरा हुआ, राजा को 1/5 देना, तो कितना देना पड़ेगा? 12। 60 को 5 से डिवाइड करेंगे 12। थोड़े दिनों बाद का 1/4 दो, कितना हो जाएगा? 15। थोड़े दिनों बाद का 1/3 दो, कितना? 20। पहले लगता था 10 अरब, कितना आ गया? 20, डबल हो गया। तो वो लैंड रेवेन्यू लगातार बढ़ता जा रहा था, किसान उससे परेशान। तीसरा, कि मान लो मेरे 60 क्विंटल बाजरा हुआ और राजा को मेरे से 1/3 लेना है। 1/3 लेना, तो क्या तरीका होना चाहिए कि मेरे 60 क्विंटल बाजरा है, तोलो, और तोल के देखा 60 क्विंटल, तो भाई 60 क्विंटल 1/3 करो, 1/3 20, तो 20 है राजा का, 40 है मेरा। यही तो तरीका है। पर वो ऐसे नहीं करते थे। वो क्या करते, जब मैं मेरी फसल निकाल लिया करता, जब मैं मेरी फसल निकालने का मतलब, जब मैंने फसल काट ली, दो चीज होती है, तो फसल को काटना, साफ करने का मतलब फसल में से कचरा अलग निकाल देना, अनाज अलग निकाल। तो पहले फसल को काटा जाता, तो फसल को काट के उसकी गठरियां बना बना के खेतों में रख दिया करते। वो जो फसल की गठरियां होती है उनको बोलते हैं लाटा। अब मेरे लाटे खेत के अंदर पड़े हुए, तब राजा की तरफ से आता पटवारी। कौन आता? और पटवारी आके मेरे लाटों को देखता, और लाटों को देख के अंदाजा लगाता, लाटों को देख के एस्टिमेट लगाता, अनुमान लगाता कि फसल कितनी हो जाएगी। और उसने लाटों को देखेगा, भाई कहां तक है तुम्हारे लाटे? मैंने कहा वहां दीवार तक है। उसने कहा अच्छा, फिर तो खूब सारे हैं भाई, लिखो भाई, इस फलाने आदमी के 100 क्विंटल फसल हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? और राजा को देना 1/3। कितना देना है? इसका मतलब राजा को कितनी जाएगी? 33। 33 के आसपास जाएगी। तो उसने लिख दिया भाई
मेरा नाम मान लो राजवीर है, राजवीर 33 क्विंटल टैक्स राजा के पास पहुंचा देगा, 33 क्विंटल बाजरा राजा के पास में पहुंचा देगा। मैंने कहा साहब ये 100 नहीं है, इसको तोल के देखो। आप तोलोगे, कचरा साफ करने के बाद में जब तोलोगे तो 100 है ही नहीं, ये तो 80 होगी। उसने कहा ना 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 ना, दिख रही है ना साफ साफ, खूब सारी पड़ी है। अब मान लो तोली उसकी, तोली तब बाद में जब फसल साफ करने के बाद तोली तब हुई 84, 28 कितना होता है? राजा के आदमी कितना लिख के गए थे? 33, एक्स्ट्रा कितना देना पड़ रहा है? तो पहले ही रेट ज्यादा थी, 5 और फालतू मिले गए, क्योंकि आपने लाटों को अंदाजा लगाया। अंदाजे को बोलते हैं कुंता। क्या बोलते हैं? तो लाटों का क्या लगा दिया? क्या लगा दिया? कुंता। किसान ये कहता था लाटों का कुंता मत लगाओ, तोल लो, तोल के ले लो। 120 है तो 40 ले जाओ, 100 है 33 ले जाओ, 90 है 30 ले जाओ, 84 है 28 ले जाओ, जितनी बनती है उतनी ले जाओ, पर तोल के लो। इनका कुंता मत लगाओ। क्या मत लगाओ? कुंता मतलब क्या होता है? अनुमान, एस्टिमेट लगाना, अंदाजा लगाने को क्या बोलते हैं? कुंता। लाटा क्या होता है? फसलों की गठरियां। तो फसलों की गठरियों का अनुमान लगा के लैंड रेवेन्यू लिया जाता है, इसको क्या बोलते हैं? बजे क्लास होती है। तो मान लो तुम 1 बजे क्लास आते हो ना, मान लो कोई 12:30 आ जाता होगा, 12 बजे बच्चे आ जाते हो। कल मान लो तुम 1 बजे आओ और नवीन जी आए, और नवीन जी आगे देख भाई आज कोई क्लास नहीं है, और ये पास में प्लॉट अपना खाली पड़ा है, इसमें दिलीप सर एक मकान बना रहे हैं, इंटे फेंको थोड़ी देर, 1 से 3 2 घंटे तक इंटे फेंकनी पड़ेगी। तुमने कहा कोई बात नहीं, चलो इंटे फेंकते हैं। 1 से 3 तुम लोगों ने इंटे फेंकी, 3 बजे आपने कहा कि कोई बात नहीं, 2 घंटे इंटे फेंकी, मजदूरी दो। नवीन जी ने कहा थप्पड़ मारूंगा, मजदूरी और चाहिए तुम्हें? कोई मजदूरी, जबरदस्ती बिना पैसे दिए तुमसे क्या करवा लिया गया? काम। इसको बोलते हैं बेकार। क्या बोलते हैं? किसानों के साथ ये हो रहा था, उनसे काम करवाया जा रहा था और उसका पैसा नहीं दिया जा रहा, उसको क्या बोलते हैं? फोर्सफुली लेबर जो होती है, जबरदस्ती काम करवाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? ये गांव में आज ही कहते हैं बैठे से तो बेगार बली। क्या कहते हैं? बैठे से तो बेगार बली, कि व्यक्ति को खाली नहीं बैठना चाहिए, भले किसी के बिना पैसे दिए काम कर ले, क्योंकि व्यक्ति जब खाली बैठ जाएगा तो बाद में काम करने की जो क्षमताएं हैं, जो काम करने की इच्छा है, वही क्या हो जाएगी? धीरे धीरे समाप्त। और बाद में काम मिलेगा तो भी वो काम करेगा, इसलिए व्यक्ति को खाली बैठना नहीं चाहिए। इसलिए हमारे घर वालों का आगे बैठे से तो, वैसे तो बेकार अच्छी नहीं है भाई, किसी के बिना पैसे दिए काम कराना, पर उनका खाली बैठने से तो अच्छा है कुछ तो करके आया, भले रुपए नहीं मिले, काम करने से तो पीछे हटा। तो एक शिव पार्वती वाली कहानी नहीं सुनी हुई आपकी? ये बार शिव पार्वती जा रहे थे और शिव जी ने कहते हैं बारिश बंद कर दी थी, ये बारिश नहीं होनी चाहिए, और धरती पर कहीं बारिश हो ही नहीं रही। और एक दिन शिव पार्वती जा रहे, उन्होंने देखा किसान खेत में हल जोत रहा था। भगवान रुके, और भगवान ने रुके, कहा कि भाई रे ये क्यों हल जोत रहा है, बारिश तो होती नहीं है। उसने कहा हाँ साहब बारिश तो नहीं होती, बहुत खराब काम है, पिछले 4-5 साल से हुई नहीं, और पता नहीं अब कब होगी। तो क्यों खेत जोत रहा है? जब तेरे को पता ही है बारिश होगी नहीं तो फिर फसल तो बोएगा नहीं, तो खाली खेत जोतने से क्या मतलब है? उसने कहा मान लो कभी हो गई और मैं खेत जोतना भूल गया तो मैं हर साल जोता हूं ताकि खेत जोतना भूलूं। भगवान ने फटाफट पार्वती जी का बारिश करवाते हैं, यदि बारिश करवाना भूल गए तो अपने भी तो कई दिन हो गए बारिश नहीं करवाई है। इसलिए आदमी को काम करना छोड़ना है ना, रेगुलर चीजें होनी चाहिए। तो बेगार जबरदस्ती काम करवा लेते, बिना पैसे दिए काम करवा लेते, उससे उसको क्या बोलते हैं? बेगार। किसान परेशान है क्योंकि कर ज्यादा है, कितने कर है? 84। किसान परेशान है क्योंकि लैंड रेवेन्यू की रेट है ज्यादा है। किसान परेशान है क्योंकि तोल के नहीं लिया जा रहा, कैसे लिया जा रहा है? लाटा कुंत। किसान परेशान है कि उनसे काम करवाया जाता है लेकिन उससे कोई भी पैसा दिया नहीं जाता। चौरी बेसिकली कहते हैं जहां पे फेरे होते हैं उस जगह को, फेरे समझ गए? शादी ब्याह मंडप, शादी का जो मंडप होता है उसको बोलते हैं चौरी। क्या बोलते हैं? चौरी। जो अग्निकुंड जिसके चारों तरफ अपने फेरे लेते हैं ना, वो जो अग्नि जलती है उस अग्नि क्या बोलते हैं? चौरी। बिजोलिया में एक सामंत बनता, उसका नाम था कृष्ण सिंह। क्या नाम था? और कृष्ण सिंह ने एक नया टैक्स लगाया चौरी कर। कौन सा? 1903 में। कब लगाया? और लिखना नहीं, एक बार सुनो मेरी बात केवल। और उसने कहा कि जिस किसी किसान के घर में चौरी बनेगी, बोलो क्या कहा? जिस किसी किसान के घर में, उसको चौरी कर देना पड़ेगा। उसको क्या देना पड़ेगा? चौरी कर देना पड़ेगा। अब कौन किसान चौरी कर देगा? जिसके घर में चौरी बनेगी। तो किसके घर में चौरी बनेगी? जिसके घर में लड़की की शादी। इसका मतलब किसान की लड़की की शादी पर किसान सामंत को एक टैक्स देता, उसको क्या बोलते हैं? किसानों ने कहे तो उल्टा है, आपने तो रिवाज ये कहता है कन्या की शादी हो तो कन्यादान जमा करवाना चाहिए, और तू तो कह रहा है मैं लूंगा। उसने कहा बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बात होती रहती, किसानों की लड़कियों की शादी होती है उसमें जो कर लगता है कौन सा था? किसान बड़े नाराज हुए थे। किसान बिजोलिया छोड़ के ग्वालियर चले गए थे। कहां चले गए थे? हम बिजोलिया में खेती नहीं करेंगे, हम तो ग्वालियर के राजा के जाके खेती कर लेंगे। तो कृष्ण सिंह को बाद में तो बुद्धि आई थी, किसानों को वापस भी लेके आया था, चौरी कर भी कम कर दिया गया था, पर लगाया था उसने अगला कर लिखो तलवार बंधाई कर। उस समय एक रिवाज था कि जब भी सामंत मर जाया करता तो उसका बेटा सामंत बनेगा।
जब सामंत मरेगा तो उसका बेटा जो होगा वो क्या बनेगा, सामंत। तो जब भी कोई नया सामंत बनेगा, जब भी कोई मतलब सामंत के मरने के बाद उसका बेटा नया ही हो गया वो, जब भी कोई नया सामंत बनेगा वो राजा को टैक्स देगा। जब भी नया सामंत बनेगा वो राजा को टैक्स देगा, उसको बोलते तलवार बंदाई। क्या बोलते भाई, सामंत जब भी गद्दी पर बैठता उसके तलवार बांधते। क्या बांधते भाई, आज के बाद रक्षा की जिम्मेदारी तेरी, रक्षा की जिम्मेदारी तेरी, तो तेरे क्या बांध रहे हैं, तलवार, तो तलवार बांधते, इसलिए टैक्स को क्या बोलते। क्या जनता का इससे कोई लेना देना है। 1906 में यहाँ पर एक नया सामंत बनता है, पृथ्वी सिंह। कौन बनता है, कृष्ण सिंह की डेथ हुई तो नया सामंत कौन बना, पृथ्वी सिंह। उसने वो टैक्स किसानों से ले लिया। किसानों ने कहा भाई मेरे से किस बात, हमसे किस बात का टैक्स लिया जा रहा है, ये तो सामंत राजा को देता। उसने कहा हाँ तो मैंने दिया है राजा को, तो हमसे क्यों ले रहा है। उसने कहा मेरे खर्चा हुआ है तो मैं कहां से निकालूंगा रुपए, तुम दो मेरे को। अरे तो तेरे बाप दादा नहीं लिया। उसने कहा कई काम जिंदगी में पहली बार भी होता है। ये जो बिजोलिया वाला इलाका था, यहाँ पे धाकड़ जाति के किसान रहते थे। तो वैसे किसानों की जाति है, जाति का नाम ही क्या है, धाकड़। तो धाकड़ किसान परेशान थे इस इलाके में। और यहाँ पर एक गांव था, उस गांव का नाम था गिरधरपुरा। वहां गिरधरपुरा में कोई मृत्यु भोज का कार्यक्रम था। किसका कार्यक्रम था, गंगाराम जी धाकड़ एक व्यक्ति थे, उनके घर पे किसका कार्यक्रम था, मृत्यु भोज। मृत्यु भोज समझते हो, अपने गांव में किसी की डेथ हो जाती है, 12वें दिन जो खाना खिलाते हैं उसको क्या बोलते हैं, मृत्यु भोज। और गांव में यदि किसी बूढ़े आदमी की मृत्यु हो रखी होती है तो भाई साहब मेला सा होता है। आसपास के 12 गांव के लोग आते हैं, ढंग से छक्के खाते हैं। मतलब एक एक आदमी 5-5 किलो लड्डू खा जाता। पहले गांव में लड्डू बूंदी बनाते थे, तो 5-5 किलो लड्डू खा जाता। और 5 किलो लड्डू खाने के बाद साइड में जाके बात करता कि नारे डालडा है। कौन से घी के बना दिए, डालडा घी के बना दिए, देसी घी के बनाए। तो तू फिर भी 5 किलो खा गया। देसी घी होती तो भगवान जाने क्या कर देता। तो खूब सारे किसान, धाकड़ किसान इकट्ठे हुए गिरधरपुरा में। अब इकट्ठे हुए तो उनमें आपस में बातचीत भी हुई। आपस में क्या बातचीत होगी, फिर सब प्रकार की बातचीत हो सकती है। अरे यार क्या जमाना आ गया, 84 टैक्स लग रहे हैं। एक दूसरे ने कहा वो छोड़ो यार, पर लैंड रेवेन्यू की रेट देखी, पहले अपने बाप दादों के टाइम में थी 1/6 और आजकल आगे 1/3। एक तीसरे ने कहा कि छोड़ो यार 1/3 की 1/2 भी ले ले तो कोई नहीं, लेगा उतना देना ही पड़ेगा, पर लेने का तरीका तो होना चाहिए, कोई तोल के ले ले। 60 भी तो 30 ले, 40 भी तो 20 ले। पर ये तो क्या लगाते हैं, अंदाजे लौटे कुंते लगाते हैं, लाटे कुंतों से देना पड़ती है। एक किसी ने कहा मेरे से तो 2 दिन काम कराया, रुपए और नहीं दिए इन्होंने, बेकार और ली जा रही है। तो सब यूं परेशान है, आपस में बातें कर रहे हैं। तो वहां पर एक लाइब्रेरियन थे। कौन थे, उनका नाम था साधु सीताराम दास। क्या नाम था, तुम में से आज दिन तक कौन कौन लाइब्रेरी में गया है। मैं इसलिए पूछ रहा था कि आजकल जो तुम बच्चे लाइब्रेरी में जाते हो वो लाइब्रेरी नहीं है। लाइब्रेरी का मतलब था पुस्तकालय, पुस्तक तुम घर से लेके जाते हो। तो ये जो आजकल है ये तो बैठ के पढ़ने की जगह वाचनालय है। क्या है, लाइब्रेरी तो मतलब पुस्तकालय, जहां पे पुस्तकें रखी हो। तो पुस्तकें तो हर टाइम में होती थी। ऐसा कौन सा टाइम रहा उस समय पुस्तकें नहीं रही, ये तो कोई पुराना टाइम भी नहीं है, 1897 की बात कर रहे हैं हम तो। अब तक तो अच्छी खासी पुस्तकें आ गई थी। तो साधु सीताराम दास क्या थे, लाइब्रेरियन। क्या थे, राजा महाराजाओं के टाइम में इतनी सारी किताबें लिखवाई जाती, तो ठिकाने की तरफ से लाइब्रेरी थी, बिजोलिया ठिकाने की तरफ से, ये उस लाइब्रेरी को संभालते थे। कौन संभालते, है ना। तो तुम जिन लाइब्रेरियों में जाते हो ना वो लाइब्रेरियां नहीं है, वो तो तुम्हें पढ़ने के लिए जगह दे रहे हैं कि यहां पर बैठ के पढ़ लो, क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि रूम पे बैठ के पढ़ाई नहीं होगी, रूम पे बैठ के पढ़ाई। और ये केवल 2020 के बाद लगना शुरू हुआ। कब लगना शुरू हुआ भाई, मैं आज दिन तक नहीं गया था कभी लाइब्रेरी। रूम लेके रहना इसका मतलब यह वहां पढ़ना। मैं स्टूडेंट से पूछता हूं जब तू लाइब्रेरी जाता तो रूम में क्या करता, सोता हूं। तो रूम किसके लिए लिया उसने, केवल रूम पे क्यों नहीं पढ़ते तुम लोग। पहले भी लाइब्रेरियां हुआ करती थी। तो एक लाइब्रेरियन है, उनका नाम क्या है। अब वो लाइब्रेरियन है तो थोड़े पढ़े लिखे आदमी है। तो वो किसान जब बातें कर रहे थे वो भी उनकी बातों में शामिल हुए। तो उन किसानों का, जब तुम्हारी इतनी समस्या है कि 84 कर लगते हैं, भू राजस्व अधिक है, लाटा कुंता लिया जाता है, तुम पर ये बेगार लगाई जाती है, तुम शिकायत क्यों नहीं करते इस कृष्ण सिंह की। कृष्ण सिंह लगा रहा है तुम पे टैक्स, हाँ तो तुम शिकायत कर दो। उनका भाई कृष्ण सिंह सामंतशाही था, बड़ा आदमी है, उसकी शिकायत कौन सुनेगा, क्योंकि उसकी शिकायत सुनेगा राजा। कौन सुनेगा, क्योंकि सामंतों के ऊपर कौन होता था, राजा। और उसमें जो मेवाड़ में महाराणा थे उनका नाम था फतेह सिंह। क्या नाम था, तो कहा आप लोग तो फतेह सिंह जी को शिकायत कर दो, सामंत का इलाज अपने आप हो जाएगा। पक्का हो जाएगा, अरे मैं कह रहा हूं ना पहले इस्तेमाल करो। तो 2 किसान गए शिकायत करने के लिए। एक किसान थे नानजी पटेल और एक थे ठाकरी पटेल। मिले फतेह सिंह जी से, फतेह सिंह जी ने कहा हाँ भाई समस्या बताओ साहब। 84 कर लेते हैं हमसे, लाटा कुंता लगाते हैं, बेगार लेते हैं, लैंड रेवेन्यू की रेट बढ़ाते ही जा रहे हैं, कम नहीं कर रहे उसको, बारिश नहीं होती तो भी टैक्स ले लेते हैं, देखो साहब थोड़ा। तो राजा ने कहा भाई पहले मैं जांच कराऊंगा, क्या पता तुम झूठी शिकायत लेके आओ, साहब करवा लो कोई बात नहीं। तो एक जांच करने वाले अधिकारी को भेजा, उस अधिकारी का नाम था हामिद। क्या नाम था, तो इंक्वायरी ऑफिसर कौन आया,
हामिद गया, हामिद ने कहा भाई साहब बातें तो थोड़ी सही है, इस प्रकार की चीजें चल रही है, लेकिन पहले चरण में किसानों को ज्यादा सफलता कोई मिली, जांच होगी, लेकिन उस जांच पर कोई भी कार्रवाई हुई नहीं। यहाँ के जो लोकल नेता थे वही आंदोलन को चलाते रहे। जैसे यहाँ पर एक लोकल नेता थे, उनका नाम था प्रेमचंद भील। क्या नाम था? एक लोकल नेता थे, उनका नाम था फतेह करण चारण। क्या नाम था? एक लोकल नेता थे, उनका नाम था ब्रह्मदेव। क्या नाम था? लेकिन पहले चरण में किसानों को अधिक सफलता। साधु सीताराम दास को समझ आया गया ऐसे तो पार नहीं पड़ेगी, किसी बड़े आदमी की आवश्यकता पड़ेगी। चित्तौड़गढ़ में एक गांव पड़ता है ओछड़ी। कौन सा गांव है? वहां पर एक व्यक्ति स्कूल चलाया करते थे। एक व्यक्ति क्या चलाते? एक दिन साधु सीताराम दास उनके पास पहुंचे, उनको जाकर कहा और भूप सिंह जी। क्या कहा? बोलो। और भूप सिंह जी। क्या नाम लिया उनका?